नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग दृष्टि घटना चक्र जो कि 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का है, इससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज़ को डिटेल के साथ कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम इंटरनेशनल करंट के पार्ट 2 को करेंगे। इससे पहले नेशनल करंट को पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है और इंटरनेशनल करंट का पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करा दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम, खासकर यूपी पीसीएस 2023 के लिए अहम रोल अदा करेगा। दोस्तों, इस तरह का डिस्कशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्दी पहुंचे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में संपन्न FATF की बैठक में किस देश को FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है? तो म्यांमार को जो है FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। FATF की चर्चा हुई तो देख लेते हैं FATF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FATF का जो फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और यह जो है 1989 में इसको बनाया गया था। वर्तमान में जो है इसमें कुल 39 देश हैं और भारत जो है 2010 में FATF का सदस्य बना था। अभी हाल ही में पेरिस में FATF की बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता KT राजा कुमार ने किया। KT राजा कुमार, इसको भी आप ये ध्यान रखेंगे, KT राजा कुमार ने इसकी अध्यक्षता की और इसी में म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे पहले ईरान, दो और कंट्री हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों को पहले से ही ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। और पाकिस्तान और निकारागुआ, इनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो इन सारे फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है? स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार 12 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है, तो स्विट्जरलैंड इसका आंसर होगा। और यह जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, यह 2007 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है और यह जो जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा यह प्रतिवर्ष 2007 से जारी किया जा रहा है। और स्विट्जरलैंड जो इसमें 12 वर्षों से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। चीन को जो है इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें 40 रैंक भारत को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 68th रैंक मिला है। ये जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है, यह विकसित और विकासशील देशों को मूल्यांकन करने वाला एक साधन है और यह जो है सर्वप्रथम 2012 में ऐसा रिपोर्ट यह जारी किया गया था और 113 देशों को इसमें शामिल किया गया है इस इंडेक्स में। और इसके जो कुल 4 पिलर्स के आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो पहला जो है फूड अफोर्डेबिलिटी है, दूसरा जो है फूड अवेलेबिलिटी है मतलब खाद्य उपलब्धता, और थर्ड जो है क्वालिटी एंड सेफ्टी है, और तीसरा ये हो गया, और चौथा जो है सस्टेनेबिलिटी एंड एडॉप्शन। तो इन 4 पिलर्स के आधार पे ही यह जारी किया जाता है और इसमें जो है इंडिया को 68th रैंक मिला है और टॉप पे फिनलैंड है। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में किन 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल, इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। ये जो है इसका जो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी दे सकता है, GNLC भी इसको दे सकता है, ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़। तो UNGNLC से भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है 44 देशों के
77 शहर को इसमें शामिल किया गया था। 44 देश के 77 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत के 3 शहर को इसमें शामिल किया गया, जिसमें नीलाम्बुर जो कि केरला में है, तो स्टेट को भी आप याद रखिएगा, नीलाम्बुर केरला में है, त्रिशूर जो है ये भी केरल में है, और वारंगल जो है वह तेलंगाना में है। तो इन तीनों राज्य, ये 2 राज्यों के 3 जगहों को इसमें शामिल किया गया है। और केरल की राजधानी के रूप में जो है त्रिशूर यह फेमस है, तो केरल की सांस्कृतिक राजधानी इसको बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि केरल की सांस्कृतिक राजधानी किसे बोलते हैं, तो त्रिशूर को बोलते हैं। और नीलाम्बुर जो है वो सागौन का स्थल यानी लैंड ऑफ पीक के नाम से भी जाना जाता है। नीलाम्बुर जो है लैंड ऑफ पीक, सॉरी लैंड ऑफ टिक के नाम से भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, प्रोग्रेसिव चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि आपको इसमें यूपीपीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर लास्ट 11 साल के हैं उसको इसमें कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष स्थान किस देश को मिला? तो शीर्ष स्थान जो है वो आइसलैंड को मिला है। और यह जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वह विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह जारी किया जाता है, और यह 2006 से यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें भी 4 आयामों पर यानी 4 डायमेंशंस पर इसको जारी किया जाता है, जिसमें पहला मैं बता देता हूँ बस, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड है एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इन चार आयामों पर इसको जारी किया जाता है। इसमें जो है कुल 146 देशों को इसमें शामिल किया गया था, और जिसमें आइसलैंड को टॉप रैंक मिला, और इंडिया को जो इसमें रैंक मिला है वह 135 मिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इंडिया को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 135 रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स यानी WPP 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितने बिलियन होने का अनुमान है? तो 10.4 मिलियन होने का अनुमान है 2100 तक। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स जो है वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है, और यह प्रत्येक 2 साल पर ऐसा रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्ष 2022 तक WPP के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जो जनसंख्या है 8 बिलियन हो चुकी है WPP के रिकॉर्ड के अनुसार। और इन्होंने 3 ईयर को इसमें बताया गया है, जिसमें 2030 में 8.5 बिलियन हो जाएगा, 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगा, और 2100 तक ये हो जाएगा 10.4 बिलियन। तो इन सब को भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष के लिए यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण यानी सेफ गार्ड ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है? तो यह जो चुना गया है 2022 से 2026 के लिए यह चुना गया है, और यह जो है भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2006 से 2010 तक भारत इसका सदस्य रहा था। उसके बाद 2014 से 2018 के बीच में भी रहा था, और थर्ड जो है 2022 से 2026 के लिए यह सदस्य रहेगा। भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में लास्ट टाइम जो है 2021 में कलकत्ता की दुर्गा पूजा को इसमें सम्मिलित किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और 2017 में कुंभ मेला को इसमें शामिल किया गया था, तो इन फैक्ट्स को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो भारत का जो स्थान रहा था ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 रहा था। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा जारी किया जाता है, और यह 2007 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें जो है
163 देशों को शामिल किया गया था। और यूरोप को विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र इसमें बोला गया है। इसमें आइसलैंड जो है, आइसलैंड को इसमें टॉप रैंक मिला है, फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड है। और अफगानिस्तान जो है सबसे अशांत क्षेत्र है, सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान, और इसको 163 रैंक मिला है अफगानिस्तान को। और इंडिया को जो रैंक मिला है इसमें 135 मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य में किन 2 देशों को पहली बार चुना गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को पहली बार चुना गया है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए। मैं बता दूं, सुरक्षा परिषद में 5 जो हैं अस्थायी मेंबर होते हैं, और इनके अलावा जो है 10 अस्थायी सदस्य को चुना जाता है। वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देश टोटल हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 और टाइम्स की एशिया रैंकिंग्स 2022 में भारत का कौन सा संस्थान जो है शीर्ष पर रहा? तो IISc बेंगलोर जो है दोनों में ही टॉप पे रहा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में दोनों में ही IISc बेंगलोर जो है इंडिया में टॉप पे रहा। और जबकि क्यूएस में, इसमें देख लेते हैं, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MIT जो है यह टॉप पे रहा था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और टाइम्स एशिया वाले में जो रहा था टॉप पे, वो रहा था सिंहुआ टॉप पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम्स की एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला? मैंने अभी बता ही दिया, सिंहुआ विश्वविद्यालय को टाइम्स की एशिया विश्वविद्यालय में इसको टॉप रैंक मिला है। और इसमें जो है इंडिया का IISc बेंगलोर जो है वो इंडिया को रैंक मिला है, जिसमें इसको जो रैंकिंग मिली है वो 42 मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है इंडिया को सबसे लास्ट 180 रैंक मिला है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और इसमें काफ़ी इश्यूज़ भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कमेंट भी किया था। यह भारत के साथ 2म दर्जे का इसमें वो किया गया जा रहा है। तो इसमें देख लेते हैं डिटेल। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है वह येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ पॉलिसी द्वारा यह जारी किया जाता है। और यह जो है 11 श्रेणियों में यह जारी किया जाता है। डेनमार्क को जो है इसमें टॉप रैंक मिला है, डेनमार्क को फर्स्ट रैंक मिला है। और भारत को जो है सबसे लास्ट 180 रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की जो रैंकिंग थी वो 54 थी। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें जो है कुल 117 देशों को इसमें शामिल किया गया था, और भारत को इसमें 54 स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग यानी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में किस देश को 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 34 वर्षों के इतिहास में सबसे पहली बार जो है डेनमार्क को टॉप रैंक मिला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है 1989 से ही यह जारी किया जाता है। और 34 वर्षों में डेनमार्क को पहली बार जो है टॉप रैंक मिला है। इंडिया को जो है इसमें 37th रैंक मिला है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट यानी ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है भारत को। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट यानी ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट जो है वो पटना का एक शोध संस्थान है जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस
इसके द्वारा जारी किया जाता है। मैं इसको लिख देता हूँ, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। तो इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें जो है 110 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत को टॉप रैंकिंग मिला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग बताएं। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग जो है वह है 57। ये जो है चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। मैं लिख देता हूं, चैरिटीज एड फाउंडेशन, इसको हम लोग CAF भी बोलते हैं। तो CAF द्वारा यह जारी किया जाता है और यह 12वां रिपोर्ट जारी किया गया था। इसमें टोटल जो है 119 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को जो है 57वां रैंक मिला था। और टॉप रैंक जो मिला है, इसको भी आप देखिएगा, टॉप रैंक जो है इंडोनेशिया को मिला था। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप पे इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 121 रैंक मिला, 121 रैंक मिला है। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र देशों का इसको इसमें शामिल किया जाता है और इसके द्वारा 2030 एजेंडा को इसमें एडॉप्ट किया गया था। 2030 एजेंडा को एडॉप्ट किया गया था, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs को इसमें शामिल किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, 17 SDG इसमें शामिल है और भारत को जो है 121 रैंक मिला है। और टॉप पे है फिनलैंड जो है वह टॉप पे है। और सबसे लास्ट में जो है वो भी देख लीजिए, साउथ सूडान है, साउथ सूडान या दक्षिणी सूडान। तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के मुताबिक कब तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है। तो यह जो है 2035 तक जो है भारत की शहरी आबादी जो है 675 मिलियन हो जाएगी। यह जो है यह रिपोर्ट जो है UN हैबिटेट के द्वारा यह जारी किया गया है, जिसमें 2035 तक भारत की आबादी जो शहरी आबादी जो है 675 मिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जनवरी 2023 में किस देश द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया है। तो ऐसा आयोजन जो किया गया है वह भारत में किया गया है। यह जो आयोजन है जनवरी 2023 को किया गया और यह पहल जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन से यह प्रेरित है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था ग्लोबल साउथ देशों को एक साथ लाना है, जितने भी ग्लोबल साउथ के देश हैं उसको एक साथ लाना है। और इसका जो थीम था, इस समिट का जो थीम था, लिख देता हूं मैं, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता। और इसमें जो है 125 देशों के नेताओं ने इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी UNCVD से संबंधित आगामी COP16 वर्ष 2024 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है तुर्की में यह आयोजित किया जाएगा। UNCVD CBD का मतलब क्या होता है, लिख देता हूं मैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो CBD का मतलब ये होता है, UNCBD जो है वह 1993 में इसको एडॉप्ट किया गया था, 1993 में लागू किया गया था। और CBD का जो सचिवालय है वह है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसको आप याद रखेंगे। और वर्तमान में जो CBD के जो हस्ताक्षर देश हैं वो 196 देश जो हैं इसके सिग्नेटरी हैं। भारत जो है 1994 से CBD का पक्षकार रहा है। और तो ये तुर्की को हम लोगों ने देख लिया कि 2024 का जो COP16 होगा CBD पे वह तुर्की में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं,
वर्तमान में G20 ट्रोइका में शामिल देश कौन कौन है? तो G20 में ट्रोइका देश जो हैं वो हैं इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ट्रोइका का मतलब क्या होता है कि अभी से पहले किन्होंने अध्यक्षता की और वर्तमान में कौन कर रहा है और इसके बाद अगले बार कौन करेगा। तो अभी जो है वर्तमान में G20 का जो अध्यक्षता कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। इससे पहले जो है इंडोनेशिया ने किया था और इसके बाद जो है वो ब्राज़ील करेगा। तो इसे ही ट्रोकिया बोलते हैं, ट्रोइका बोलते हैं। और भारत का जो G20 का जो अध्यक्षता हुआ था वह एक खास थीम के साथ हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, यानी वन अर्थ। ये पूछा भी जा सकता है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो इस थीम पर यह आधारित था। और नेक्स्ट जो होगा 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में होगा और 2025 का जो होगा वह साउथ अफ्रीका में होगा। तो इन सबको आप याद रखिए। अच्छा, इसमें जो है G20 के जो शेरपा थे, इसके पहले पूछा जा सकता है कि G20 के जो शेरपा थे कौन थे, तो अमिताभ कांत थे। तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो यह जो है वह मिस्र में आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है मिस्र में आयोजित किया गया है। और मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, शर्म अल शेख। तो इसे आयोजित किया गया है। और इससे पहले जो है COP26 जो है वह ग्लासगो में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ इसमें लॉन्च किया था, मिशन लाइफ का एक कॉन्सेप्ट दिया था। और मिशन लाइफ की अवधि जो है 2022 से 2028 के बीच में इसको अपनाया जाएगा, 2022 से 2028 के बीच में। और COP28 जो है, इसके बाद जो है COP28 जो होगा वह होगा UAE दुबई में। तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस देश को घोषित करने का, सॉरी इसमें देश नहीं होगा, किस देश के शहर को होगा? तो इसमें वाराणसी को इसमें शामिल किया जाएगा SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी को शामिल किया जाए। और यह ऐसा पहला शहर होगा भारत का। SCO के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। SCO जो है वह 8 देशों का बहुपक्षीय संगठन यानी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी और यह संघाई में हुई थी। और ये SCO के 8 देशों में देख लेते हैं कौन कौन सा है। चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो इसको आप याद रखिएगा। और 2023 का जो SCO होगा वो होगा इंडिया में। और SCO जो इससे पहले जो हुआ था यह हुआ था समरकंद में। यह जो है समरकंद में 2022 में हुआ था। और समरकंद कहाँ है? तो समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में है। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और इसमें कॉन्सेप्चुअल के साथ इसमें बताया जाता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ होना है? तो मैंने बताया 2023 का जो आयोजन होगा SCO का वह भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम ITU2 शिखर सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित रहा? तो यह जो है खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर यह इस विषय पर हुआ केंद्रित रहा। I2U2 जो है इसको पहले देख लेते हैं। I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो I2 मतलब हो गया 2I में एक हो गया इंडिया और दूसरा हो गया इजराइल। फिर U हो गया, पहला USA हो गया USA और दूसरा हो गया UAE। तो ये 4 कंट्री इसमें शामिल हैं। और I2U2 जो समूह है वेस्ट एशिया को साउथ एशिया से जोड़ता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया?
तो यह जो है जर्मनी द्वारा यह किया गया, G7 की अध्यक्षता। और यह 7वां अवसर है जब जर्मनी इसका आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल निर्वाचित हुए हैं। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ये रामचंद्र पौडेल जो हैं वो नेपाली कांग्रेस पार्टी से यह संबंधित हैं और इन्होंने विद्या देवी भंडारी का इन्होंने स्थान लिया। विद्या देवी भंडारी इनका इन्होंने स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार कौन से कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो तीसरे कार्यकाल के लिए यह निर्विरोध निर्वाचित हुआ है और इनका जो कार्यकाल होगा अगले 5 वर्षों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मोहम्मद सहीबुद्दीन चिप्पू को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निकोलस क्रिस्टोडोलिस किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। साइप्रस की जो राजधानी है वह निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेसिंडा अर्डन के त्यागपत्र के बाद किसे न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो किस हिपकिंस जो है इनको 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है जेसिंडा अर्डन के त्यागपत्र के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीना बालुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो यह जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और पेरू जो है वह दक्षिण अमेरिका का यह एक देश है और इसकी जो राजधानी है वह लीमा है। और ये जो है पेड्रो क्रिस्टलो का इन्होंने स्थान लिया है। पेड्रो क्रिस्टलो, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह जो है स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है यह। और इन्होंने जो है बोस्त पहोर का स्थान लिया है। तो इन्होंने जो है बोस्त पहोर का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जिन्हें इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है किस पार्टी से संबंधित है? तो वह जो है लिकुड पार्टी से संबंधित है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इससे पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री रहे थे और वो 1996 से 1999 तक और 2009 से 2021 तक इजराइल के वो प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है किस पार्टी से वह संबंधित है? तो इनका जो पार्टी है वह कंजर्वेटिव पार्टी है और ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय मूल के हैं और इन्होंने जो है स्थान लिया है, तो वो भी पूछ सकता है किनका स्थान लिया है। तो लीज ट्रस का इन्होंने स्थान लिया है और यह कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में संपन्न चुनाव में किसे ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है लूला डी सिल्वा को चुना गया है। और इससे पहले जो थे राष्ट्रपति वहाँ के जायर बोल्सोनारो थे, तो इनके जगह लूला डी सिल्वा नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ है वह किस देश में है? तो माउंट मेरापी जो है वह इंडोनेशिया में है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। और यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और यह जो है प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। यह अवस्थित है माउंट मेरापी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों यानी 34 दिनों तक रहने वाला चक्रवात किस तट पर लैंडफॉल हुआ है? तो यह जो है मेडागास्कर के तट पर यह लैंडफॉल हुआ है और इसका जो नाम है चक्रवात, यह जो चक्रवात है चक्रवात का नाम है चक्रवात फ्रेडी। तो इसको आप याद रखिएगा।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चक्रवात फ्रेडी जो है वो किस जगह पे लैंडफॉल हुआ और यह सर्वाधिक दिनों तक रहा, तो यह चक्रवात फ्रेडी है और मेडागास्कर में हिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस चक्रवात यानी साइक्लोन के आने से न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो चक्रवात गैब्रियल जो है इसके वजह से न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये जो आपातकाल घोषणा किया गया है न्यूजीलैंड का, यह तीसरा आपातकाल का यह घोषणा किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किन 2 देशों में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की और सीरिया में भारत सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था जिससे लगभग 57,000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर यहाँ के लोगों और सामान वहाँ पे पहुँचाए, और यहाँ पे जो यूज किया गया था विमान उसका नाम था C-17 ग्लोब मास्टर 3। तो इसके थ्रू यहाँ पे रक्षा सामग्री यहाँ पे पहुँचाया गया था। आपको कमेंट में बताना है कि ऑपरेशन गंगा जो है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ में भू धसाव हुआ था जो उत्तराखंड के किस जिले में है? तो यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यह जो है जनवरी में यहाँ पे भू धसाव हुआ था और यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर का यहाँ भू धसाव हुआ था। जोशीमठ जो है वो भूकंप क्षेत्र 5 जोन में आता है, जोन 5 में आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि यह जोन 5 में आता है। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, सितरंग चक्रवात हाल ही में किस देश में आया? तो सितरंग चक्रवात जो है वह बांग्लादेश में आया है, और यह बांग्लादेश के अतिरिक्त इंडिया में भी कुछ राज्यों में इसमें हिट किया था, जिसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय में भी यह प्रभावित किया था। ये जो सितरंग जो नाम है, यह सितरंग जो नाम है वह थाईलैंड द्वारा यह दिया गया है सितरंग, तो आप इसको भी आप याद रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे प्रोग्रेसिव क्लासेस के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।